अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इनटू द नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो है वो 12th बोर्ड से रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसी से रिलेटेड जो है वो आज का पहला वीडियो रहेगा टॉपिक पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसका टाइटल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दिस इज़ द टाइटल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है वो 9 to 10 मार्क्स जो है वो कंपलसरी जो होते हैं, विदाउट ऑप्शन नहीं, कंपलसरी। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक को मार्क्स है 12th बोर्ड में तो वो इसी टॉपिक को है। अब इसका बेनिफिट एक और भी ये भी है कि जब आप 11th NCERT पढ़ते हो, 11th NCERT, तो उसमें आपको ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर रहेगा, मतलब दोनों तरफ है। अगर आपने अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी को 11th में पढ़ा होगा तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पता है, क्योंकि वो NCERT में हो चुका है। बस उसको थ्योरेटिकल कैसे करना है, कौन से टॉपिक के ऊपर जो है वो फोकस करना है, इन सारी चीज़ों को जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास जो है वो पूरी करने से पहले एंड तक क्लास में रहें, और साथ में जो है वो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, चैनल को बेल आइकॉन वगैरह प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इस वीडियो के लिंक को डेफिनेटली शेयर करें, ताकि जो है वो आपके फ्रेंड्स को भी जो है वो थोड़ा जो भी मैं बता सकूंगा या जो है भी मुझसे हेल्प होगी रिलेटेड टू द बोर्ड एग्ज़ाम, वो उसको मिल जाएगी। तो और भी मैंने जब चैनल के से रिलेटेड एनालिसिस कर रहा था तो उसमें देखा है कि जो अनसब्सक्राइब्ड है वही जो है वो 55% है। तो दैट्स वाई इसमें कोई आपका लॉस है भी नहीं। तो बस थोड़ा सा जो है वो अंगूठे की बस वर्जिश करनी है ना, डेली आप करते ही है, तो कर दें और फिर जो है वो क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, चले। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए समझते हैं पहले व्हाट इज़ मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हेडिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, यानी कि ये जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय कोऑर्डिनेशन। आपने सुना होगा कभी क्रिकेट वगैरह की कमेंट्री में कि बोथ द बैट्समैन हैव वेरी गुड कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन दैन, दे कैन टेक द रन्स वेरी क्विकली, है ना। कमेंट्री वगैरह में कभी ना कभी अगर सुना नहीं होगा तो ध्यान देना कभी इन सेंटेंसेस के ऊपर। जो क्रिकेट की कमेंट्री वगैरह के अंदर बहुत सारे जगह पर इस तरीके का वर्ड कोऑर्डिनेशन जो है वो कमेंटर जो है वो यूज़ करते हैं। नाउ होता क्या है, अगर हम कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसा होगा, देखो मैंने हाईलाइटेड यहाँ डेफिनेशन लिखी है, तो साथ में आप जो है वो इसको नोट्स वगैरह बना सकते हैं, या फिर जैसा मैंने आपको बताया था ये टेलीग्राम के ऊपर ये प्रेजेंटेशन जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल सेंड द प्रेजेंटेशन और लेक्चर वाइज प्रेजेंटेशन ऑन दैट टेलीग्राम चैनल। तो ये जितना भी मैंने बनाया है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, या फिर साथ में जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ तो उसको आप साथ में नोट करते जाएं, तो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। अब देखें होता क्या है, द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर, रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई एंड परफॉर्म अ एक्टिविटी स्मूथली। यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, देखें इस पूरे डेफिनेशन में, उसको समझते हैं। सबसे पहला ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट पार्ट्स मतलब यहाँ पर बात हो रही है ऑर्गन्स की, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो बॉडी के क्या कर रहे हैं, वर्क टुगेदर, एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ जो है वो काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, मिलजुल कर, किसको, किसी रिस्पॉन्स को या किसी स्टिमुलाई के ऊपर अगेंस्ट में जो है वो काम कर रहे हैं, और एक एक्टिविटी यानी कि कोई फंक्शन या कोई वर्क जो है वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है वो हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कि अगर हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर स्मूथली टू परफॉर्म अ फंक्शन, कोई एक काम करने के लिए, इसको बोला जाता है। अब अगर हम बात करेंगे लोअर एनिमल हाइड्रा वगैरह के अंदर कोई इस तरीके का बेसिक बोल सकते हैं कि आप कोई सिस्टम्स वगैरह होते नहीं है, दे हैव ओनली टिश्यू ग्रेड सिस्टम्स। बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे प्लांट्स है जिनमें सिर्फ टिश्यू होते हैं, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ टिश्यू होता है, वो लोअर टाइप में हो जाता है। देन प्लानेरिया, ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स है जिनके पास जो है वो कोऑर्डिनेशन उतना मजबूत नहीं होता। अब इसको समझते हैं, देखो कैसे कोऑर्डिनेशन को हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया उसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा सबका फेवरेट काम ईटिंग, है ना। ईटिंग के हिसाब से दुनिया में 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता होगा। दुनिया में 2 किस्म के इंसान होते हैं खाने के बेस पर, है ना, 2 टाइप के इंसान होते हैं। बहुत कई बार मैं बच्चों को बताता हूँ क्लास के अंदर कि ईटिंग के बेस पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमंस, है ना। नंबर 1 जीने के लिए खाते हैं और नंबर 2 खाने के लिए जीते हैं।
जो खाने के लिए जीते हैं बस वो बेचारे खाते ही रहते हैं, और जो जीने के लिए खाते हैं दे हैव वेरी गुड और स्ट्रिक्ट डाइट, है ना, वो टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं, वो सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। तो आप इनमें से कौन सा है वो खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप इन दो कैटेगरी में से कौन से आते हैं। देन ईटिंग को समझते हैं। देखो अब अगर हम ईटिंग की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर जो है वो हैंड्स यूज़ हो रहे हैं हमारे, है ना, बहुत, अब आइज़ भी यूज़ होती है, हम उसको देखकर, आपको ऐसा नहीं कोई अंधा इंसान तो खा नहीं सकता, बट हम तो कर रहे हैं ना, हम एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सेप्शनल चीज़ों को साइड में रखते हैं। देन उसके बाद में माउथ यूज़ हो रहा है ना। देन अगर हम स्मेल करते हैं अच्छे से खाने को तो नोज़ भी यूज़ हो रही है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे ऑर्गन्स जो है वो मिलकर एक काम परफॉर्म कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ईटिंग, जिसे क्या बोलते हैं, खाना खाना। दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, या राइटिंग जिसको हम बोलेंगे, मैं लिख रहा हूँ, राइटिंग और टीचिंग। मैं इन दोनों कामों को देख लेते हैं यहाँ पर। देखो तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर राइटिंग या टीचिंग की, तो इसके अंदर जो है वो क्या है, आईज भी यूज हो रही है ना, हैंड्स यूज हो रहे हैं, देन मेरा जो है वो पूरा हेड यूज हो रहा है, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स जो है वो मिलकर एक काम, एक फंक्शन, एक पूरा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट फिनोमिना, और टीचिंग कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ, तो टीचिंग के अंदर मेरा माउथ यूज हो रहा है ना, टंग यूज हो रही है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स है ये मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, स्मूथली काम कर रहे हैं, तब जाके मैं यहाँ पर पढ़ा पा रहा हूँ, आप पढ़ पा रहे हो, या आप खाना खा रहे हो, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो सब कुछ होता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर इंसान का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ही और शी इज नॉट एबल टू डू द वर्क। नाउ क्वेश्चन इज दैट कोऑर्डिनेशन इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स? देयर आर, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, और इन ह्यूमंस ओनली? नो, इट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। सारे एनिमल में होता है, थोड़ा कम ज़्यादा, सबकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब कुछ इस तरीके से होता है। होपफुली मैं टाइटल को अच्छे से समझा पाया हूँगा और आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यानी कि टाइटल हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ पॉइंट्स को, ठीक है। आप जो कोऑर्डिनेशन होता है, सॉरी एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको दो टाइप के अंदर मिल जाएगा। नंबर वन, एक तरफ जो है वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होगा, और दूसरी तरफ जो है वो होगा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब 12th के अंदर अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें तो हमें ये दोनों भी एक ही चैप्टर में पढ़ने हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल और केमिकल कोऑर्डिनेशन। बट इन केस ऑफ एनसीईआरटी ये एक सेपरेट चैप्टर है और ये एक सेपरेट चैप्टर है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी किया होगा, नीट वगैरह, उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन अलग से टॉपिक था, और हार्मोनल और केमिकल कोऑर्डिनेशन उनके पास एक अलग से टॉपिक था। तो ये चीज़ें थी, इन दोनों को हमें कंबाइनली एक ही जगह पर पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बट यहाँ पर पूरा स्ट्रिक्ट टू पॉइंट डिटेलली तो नहीं जाऊँगा, पर जो एग्जाम में आ सकते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर मैं बात करूँगा, ठीक है, वीडियोज़ के अंदर। देन नेक्स्ट इस पर आते हैं, जैसे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो हमारा मेन जो है वो टॉपिक का जो ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन है, 60 to 65% जो है वो हमें नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मीन बाय न्यूरोलॉजी। देखें तो न्यूरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, या दूसरी तरफ आप ले सकते हो स्टडी ऑफ न्यूरॉन। दोनों भी आप अगर लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम और स्टडी ऑफ न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी, दैट इज दी न्यूरोलॉजी, ओके। अब यहां पर देखिए जीन मार्टिन चारकॉट, ये जो साइंटिस्ट है, दिस साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ न्यूरोलॉजी। इस साइंटिस्ट को हम बोलते हैं दैट इज द फादर ऑफ न्यूरोलॉजी, बिकॉज ही गिवन द मेनी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द नर्व सिस्टम, न्यूरॉन, न्यूरोलॉजी, सिनैप्स, ऐसे सारी चीज़ों के बारे में इसने काफ़ी बताया था। तो फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोलॉजी को जो है वो हम जीन मार्टिन चारकॉट, इसको बोला जाता है। याद रखें, कभी काम में आ जाएगा। देन स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन की हम बात करें, क्योंकि आज हमें न्यूरॉन तक डिस्कस करना है इस पूरे वीडियो में, ठीक है। एंड तक रहिएगा, डायग्राम्स वगैरह सारी चीज़ें, और कुछ एडिशनल चीज़ें रहेंगी तो उसको मैं साइड वगैरह में बताकर आपको इमेजेस वगैरह डालकर बता दूंगा, उसको आप बाद में आराम से वीडियो को रोक कर जो है वो सुकून से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज मीन बाय नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम होता क्या है, देखिए यहाँ पर आप इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म, सॉरी दैट इज द सिस्टम विच कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन, है ना। मतलब हमारा ऐसा सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है हमारा, द सिस्टम which controls the coordination
मतलब हमारा पूरा जो कोऑर्डिनेशन है वो पूरा नर्वस सिस्टम से चलेगा। अब ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ठीक है, इस नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हमारा न्यूरल और हार्मोनल, ये दोनों कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे स्मूथली नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होंगे। अब नर्वस सिस्टम के अंदर आपको पता ही है कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ाई होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, या 9th-10th के अंदर भी अवेलेबल है ना। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ANS ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो 3 टाइप के हमें हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के साथ मिलकर हमारा पूरा न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पूरा चलता है। वो हम 1 बाय 1 अच्छे से आगे देखेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखें और नोट कर लें, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय न्यूरल टिश्यू? न्यूरल टिश्यू किसको बोलते हैं? देखो, द न्यूरल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ प्रिमरली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 सेल्स होते हैं इसमें। नंबर 1 होते हैं न्यूरॉन्स, द नर्व सेल्स, और दूसरे तरफ होते हैं न्यूरो गैंग्लिया, ठीक है, और ग्लियल सेल्स, ओके। ग्लियल सेल्स जिसे बोला जाता है ये न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स, इस तरीके से इनको बोला जाएगा। थोड़े से प्रोनाउंसिएशन हार्ड रहेंगे, बायोलॉजी में होते ही है। तो यहाँ पर देखो न्यूरॉन्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। देन न्यूरॉन क्या होता है? द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है दैट इज द न्यूरॉन। पूरा नर्वस सिस्टम जो चलेगा हमारा, उसका जैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल। तो उसी तरीके का ये एक सेल है। ये क्या है? एक सेल है, और आप इसे, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल। ये हमारे बॉडी का जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है। सबसे लंबा सेल भी जो है वो न्यूरॉन ही है, और इसी की स्टडी को हम ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, दैट इज द न्यूरोलॉजी। इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। यहां पर हेडिंग अगर आपको प्रॉपरली नहीं दिख रही है तो यहां हेडिंग है नर्व टिश्यू, ओके। नाउ इसकी स्टडी को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट है। ये सारी चीजें यहां पर रहने वाली है, और जो न्यूरो गीलिया या गीलियल सेल्स जो होते हैं उससे रिलेटेड जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आगे इसके डायग्राम्स भी आएंगे और उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हमारा न्यूरॉन है। पहले न्यूरॉन को समझ लेते हैं, फिर न्यूरोगीलियल सेल्स है उससे रिलेटेड जो है वो हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर न्यूरॉन का ये हमारा स्ट्रक्चर है पूरा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के अंदर आप अगर देखोगे तो आपको 2 पार्ट मिलेंगे, है ना। अ न्यूरॉन कंसिस्ट द 2 मेन पार्ट। ये जो पोर्शन है यहां से लेकर जो आपको यहां तक का ये जो पोर्शन दिख रहा है, ऊपर का ब्रॉड पोर्शन है, समझ हमारा हाथ है, ये ऊपर का पोर्शन और नीचे का ये एक्सॉन है, इस तरीके से। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको बोला जाता है साइटॉन और सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी लिखा हुआ है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइटॉन। इसको बोला जाता है दैट इज द साइटॉन, ओके। और यहां से ये जो पूरा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है यहां पर, तो ये है एक्सॉन, ठीक है। ये क्या है? एक्सॉन। तो ये जो पूरा इलोंगेटेड है दिस इज द एक्सॉन, यहां पर नेम है ये ऑलरेडी, ओके। ये पूरा जो है वो एक्सॉन है। यहां पर जो है वो सिनेप्टिक टर्मिनल्स वगैरह रहेंगे यहाँ। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सॉन नॉब, एक्सॉन नॉब, ओके। नाउ ये जो है वो यहां पर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा जो कि साइटॉन में प्रेजेंट है। तो पहले आ जाते हैं हम साइटॉन के ऊपर, बात करेंगे हम साइटॉन की, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे पहले साइटॉन को। साइटॉन जो है ये इस तरीके से, यहां पर देखो इसके पास ये साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहेगा, इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहां पर इसके पास जो है वो क्या प्रेजेंट है? दैट इज द साइटोप्लाज्म। दिस इज द साइटोप्लाज्म, ओके। देन ये जो है ये न्यूक्लियस है इसके पास, और यहां पर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है दीज आर कॉल्ड एज द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स, ओके। जो कि दूसरे एक्सॉन से, यहां पर दूसरे एक्सॉन से इस तरीके से कनेक्ट रहेगी, जो हम सिनेप्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है ये पूरा पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द साइटॉन विच कंसिस्ट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड डेंड्राइट्स, ये सब रखते हैं। और न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस विच कंसिस्ट द डिप्लॉइड नंबर, सॉरी हैप्लॉइड नहीं, डिप्लॉइड न्यूक्लियस विच कंसिस्ट 2 n क्रोमोसोम्स, जिसके पास जो है वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब कि 46 क्रोमोसोम होंगे। और न्यूरॉन की खास बात ये है कि पूरा जब ये मैच्योरिटी हो जाती है तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं, जितने हैं लाइफ टाइम उतने ही रहते हैं। ड्यू टू दिस, वो आगे क्यों होता है, क्रोमोसोम के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है इनके, वो क्यों नहीं डिवाइड होते हैं, हम आने वाले कुछ क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो तो यहाँ पर ये इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटॉन है,
साइटोन जो है वो डेंड्राइट्स रखता है, ये सब। और जनरली जहां पर भी ब्रेन का, जब हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन का, याद रखना साइटोन जहां पर बहुत ज्यादा होते हैं, अबंडेंट होते हैं, तो उस पार्ट को हम ब्रेन के ग्रे मैटर वर्ड यूज करते हैं, और जहां पर एक्सॉन होते हैं उसको हम व्हाइट मैटर यूज करते हैं। आने वाले ब्रेन वगैरह के सीएनएस वगैरह में हम डिस्कस करेंगे। देखो अब ये जो एक्सॉन है, इट इज द इलोंगेटेड पार्ट, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत लंबा रहेगा, है ना, बिकॉज टिपिकल न्यूरॉन इज 1.2 मीटर इन लेंथ। एक मैमेलियन जो न्यूरॉन होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मीटर होता है लेंथ के अंदर, तो जो कि ये एक्सॉन होता है, काफी लंबा रहेगा, एकदम थ्रेड लाइक। और इसके ऊपर यहां पर ये जो आपको येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द माइलिन शीथ। इस पोर्शन को जो है वो बोला जाता है माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ काम क्या करता है कि ये जो है वो, बिकॉज इट इज डिसकंटिन्यूअस एंड दिस माइलिन शीथ हेल्प्स टू बूस्ट द नर्व इंपल्स। ये माइलिन शीथ क्या करता है, नर्व इंपल्स को जो है वो क्या करता है, बूस्ट करता है, यानी स्पीड बढ़ा देता है, बूस्ट द स्पीड ऑफ द नर्व इंपल्स। मतलब यहां से जो नर्व इंपल्स आएगा साइटोन टू एक्सॉन, तो इस माइलिन शीथ के रास्ते से जाएगा, तो यहां पर वो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। अब स्पीड को बढ़ाने की वजह से जो है वो काफी हमें यूजफुल हो सकता है, बिकॉज जो नर्व इंपल्स है वो उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स भी बोलते हैं। कैसे होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, वो आने वाले टॉपिक्स में है। तो ये माइलिन शीथ है, बट लुक एट दिस माइलिन शीथ इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर गैप प्रेजेंट है, देखिए लुक एट दिस, यहां पर जो है वो आपको माइलिन शीथ में ये गैप्स दिखेंगे, डायग्राम में आपको दिख ही रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड एज द नोड्स ऑफ रन वायर। These gaps are called as the nodes of run wire. That's why nerve impulse can transmit from myelin sheath to myelin sheath, and this gap, ये जो गैप होता है ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, मिली सेकेंड का ही चाहे डिफरेंस क्यों ना पड़े, तो ये होता है। और एक्सॉन के एंड में जो है वो एक्सॉन नॉब्स होते हैं विच फॉर्म्स द सिनेप्स विद द नेक्स्ट न्यूरॉन। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह जो है वो आपको न्यूरॉन के टॉपिक में जो है वो मैं कंक्लूड करके सेंड कर दूंगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था, उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। आपको डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने आता है तो आपको ये सारी चीजें उसमें नोट करनी है। ओके, देन अगर हम देखेंगे तो जो इसके बाद का जो टॉपिक है, दिस इज दी न्यूरोगिलियल सेल्स। ओके, तो न्यूरोगिलियल सेल्स के अंदर यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के एपेंडाइमल सेल हेल्प करते हैं न्यूरॉन को, है ना। ऑलिगो डेंड्रोसाइट्स है, देन सैटेलाइट सेल्स है, एस्ट्रोसाइट्स है, माइक्रोगिलिया है, स्क्वान सेल्स है, ये सारे जो है वो न्यूरोगिलियल सेल्स हैं। और ये काम क्या करते हैं आपको जो है वो यहाँ पर साइड में दिख जाएगा, पूरा ये चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान में रखें और इस चार्ट को रीड करें। अगर इसमें से कोई भी, अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इन सारी चीज़ों के, अगर मैं एक्सप्लेनेशन में जाता हूँ तो हमें वैसे ये टाइम कम है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हमें अगर टॉपिक एकदम बेसिक लेवल से भी अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो मेन टॉपिक पर आते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर इनके पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, किसका फंक्शन क्या है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की तरफ। 3 टाइप के आपको न्यूरॉन दिखेंगे। नंबर 1 जो आपको दिखेगा वो दिखेगा दैट इज द सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन। ओके, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन। दूसरा है मोटार और इफरेंट न्यूरॉन, ये दूसरे नंबर पर आ गया। और तीसरे नंबर पर है रिले और यू कैन से द इंटरमीडिएट और मिक्स्ड न्यूरॉन विच इज वेरी यूजफुल फॉर इन द रिफ्लेक्स एक्शन। हम रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर बात करेंगे तो समझ लेते हैं। देखो यहां पर इस सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, देखें यहां पर, द न्यूरॉन विच कैरीज नर्व इंपल्स। याद रखें, डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अगर आप प्रॉपरली अगर सुने अच्छे से तो आप साथ में लिख ही सकते हो। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, द न्यूरॉन विच कैरीज नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन। क्या करेगा ये, वो न्यूरॉन क्या करता है, ये कहां से, सेंसरी ऑर्गन से ये नर्व इंपल्स कहां पर लेकर जाएगा, ब्रेन तक लेकर जाएगा, ठीक है। द न्यूरॉन विच कैरीज नर्व इंपल्स, ये जो रहेगा दिस इज द नर्व इंपल्स, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन, देखो यहां पर सेंसरी ऑर्गन से जो है वो जो ब्रेन तक नर्व इंपल्स को लेकर जाएगा, इट इज कॉल्ड एज द सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं मोटार न्यूरॉन। मतलब क्या होगा, द न्यूरॉन विच कैरीज नर्व इंपल्स और द रिस्पॉन्स और द नर्व इंपल्स फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन। तो ये क्या करेगा, कहां से, ब्रेन, ओके,
ये जो है वो नर्व इंपल्स को ब्रेन से कहां पर लेकर जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक, ठीक है। और जो नर्व इंपल्स को इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेकर जाएगा तो दिस इज कॉल्ड एज द इफरेंट न्यूरॉन। और ये जो है वो काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन में। मतलब जो सेंसरी ऑर्गन, मतलब हमारा स्किन वगैरह कुछ चुभता है तो हमें जो स्टिमुलस मिलता है ब्रेन तक, वो जाता है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन से, फिर ब्रेन में जाकर उसका एनालाइज होता है, उसका जो है वो पूरा आंसर बनता है, और वो मोटार न्यूरॉन के हेल्प से जो है वो यानी कि एफरेंट न्यूरॉन से वापस आता है मसल्स वगैरह तक, और फिर हम उसका रिएक्शन करते हैं। एंड रिले न्यूरॉन, इट इज रिलेटेड टू द रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास से रिलेटेड था, आपको समझ में आएगा, होपफुली आपको इससे थोड़ी हेल्प होगी। तो अगर आपकी हेल्प होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, मेक श्योर द सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करें वीडियो आप, और समझे टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का टॉपिक है, अगर एक टॉपिक पर भी आप जो है वो पास हो सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको जैसे मैंने बताया, यू हैव टू यूज द टेक्स्ट बुक है ना, फॉर MH बोर्ड। बस इस बुक को आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए और काम शुरू कर दीजिए, ओके। इस बुक को आप साथ में, अगर आपके टेस्ट सीरीज वगैरह भी चालू होगी अगर आपके एकेडमी वगैरह में कहीं पर भी, तो आप साथ में उसको पढ़ सकते हो। आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक आपको नोटिफिकेशन आने के लिए डेफिनेटली मेक श्योर द प्रेस द बेल आइकॉन, ओके। सो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सिनैप्स।